तकनीकी ने मानव का बहुत साथ दिया है। जब क्लाइमेट चेंज की समस्या से मानव जाति जूझ रही है तो अभी भी हम टेक्नोलॉजी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन तकनीक पर इतना भरोसा क्या सही है? क्या हमें कुछ प्राकृतिक संसाधनों पर ध्यान देते हुए, कुछ प्राकृतिक तरीकों का सहारा लेते हुए अपनी पर्यावरण की इस उलझती हुई समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? इस सवाल का जवाब आज की वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं, द हिंदू में एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया था। उसके अनुसार क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। आर्टिकल का नाम था वी नीड अ फॉरेस्ट लेड कॉप 27। देखिए, कॉप 26 हुआ, उसमें अगेन हमने जो ज्यादा फोकस रखा है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड समाधानों पर रखा है। लेकिन हमें पेड़ों को, वनों को लेकर ज्यादा काम करने की जरूरत है, ऐसा जो है हमें एडिटोरियल कुछ चीजों के माध्यम से बताता है। इसीलिए इसका नाम है कि वी नीड अ फॉरेस्ट लेड कॉप 27। अच्छा देखिए, इस एडिटोरियल में एक स्टडी का भी जिक्र किया गया था। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि टेक्नोलॉजी एट बेस्ट कैन असिस्ट अस नॉट लीड अस। यानी कि हमें कोई जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी असिस्ट तो कर सकती है, मदद तो कर सकती है, लेकिन हमारी लीडर, एक लीड देने वाली टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। ऑन द पाथवे टू सस्टेनेबल, रीजनरेटिव एंड इक्विटेबल वर्ल्ड, अगर हम एक संधारणीय, अगर हमें एक बराबरी के विश्व की अगर एक इमेजिनेशन करनी है तो तकनीक एक सहायता हो सकती है, लेकिन हम तकनीक पर सिर्फ और सिर्फ तकनीक पर निर्भर नहीं हो सकते। ऐसा जो है एडिटोरियल अपने कुछ तथ्यों के द्वारा एस्टैब्लिश करता है। मैं बात कर रही थी एक रिपोर्ट की। देखिए, सितंबर में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जो कि साइंस जर्नल, एक बहुत रेपुटेटेड जर्नल है, उसमें पब्लिश हुई थी, जिसमें बताया गया था कि जो अर्थ है, जो ये पृथ्वी है, उसने ऑलरेडी उन 5 डेंजरस टिपिंग पॉइंट को पास कर लिया है, जिसकी वजह यह है कि 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल हीटिंग कॉज्ड बाय ह्यूमैनिटी टू डेट, यानी कि मानवों के कारण, या आप ज्यादा बेटर तरीके से कहें तो मानवीय गतिविधियों के कारण आज के टाइम पे पृथ्वी के तापमान में जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या एक्चुअल में हम फेस कर रहे हैं, इन सब बातों के चलते जो 5 डेंजरस टिपिंग पॉइंट थे वो पृथ्वी ऑलरेडी पास कर चुकी है। और अब समय सच में चेता जाने वाला है। चाहे पाकिस्तान की बाढ़ हो, या फिर भारत में भी असम और मुंबई में जो हम बाढ़ देखते हैं, या फिर यूरोप में इस बार जो हीट वेव देखने को मिली थी, चाइना के अंदर एक सूखा देखने को मिला था, और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड के लेवल पे घट रही है, इन सारे चीजों से ये प्रमाण तो मिलता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्रास्टिक इफेक्ट जो है मानव जाति को झेलने पड़ रहे हैं। तो अब क्या करना होगा? अब हमें सॉल्यूशंस की तरफ देखना होगा, और उसी में से एक सॉल्यूशन है फॉरेस्ट लेड कॉप 27, यानी कि वनों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। वनों के जो बेनिफिट्स है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, यू नो वेरी वेल ऑलरेडी। लेकिन फिर भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से कैप्चर करना है, अगर जो है वातावरण को ठंडा रखना है, अगर पॉल्यूशन को कम करना है, अगर रेन की साइकिल को सुधारना है, अगर मिट्टी को बांधे रखना है, तो और भी बहुत सारी चीजों के लिए वन बहुत जरूरी है। इसीलिए वनों पे जो है फोकस दिया जा रहा है, और इस वीडियो में हम जो है इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। वी नीड अ फॉरेस्ट लेड कॉप 27। देखिए, साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ अध्ययन, मानव हस्तक्षेप के कारण पृथ्वी का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ गया है। इसीलिए खतरनाक 5 बिंदुओं को पृथ्वी जो है पार कर चुकी है। तो बात करते हैं कि जब भी जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई की बात की जाती है तो टेक्नोलॉजीज को लेकर देखिए, टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर दुनिया भर में जोर दिया जाता है। कहा जाता है ना कि डेवलप्ड कंट्रीज कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज बनाए जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करे, जो हमारे क्लाइमेट को जो है, जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको कम करे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करे, और फिर उनका ट्रांसफर डेवलप से डेवलपिंग की तरफ किया जाए। इस बात पे पूरी दुनिया एग्री करती है, राइट? तो देखिए, प्रौद्योगिकी प्रजाति के लिए, यानी कि जो मानव प्रजाति है उसके जीवित रहने की क्या एक रणनीति बन गई, स्ट्रैटेजी बन गई है। लेकिन जलवायु परिवर्तन को उलटने की रणनीति में जो मौजूदा तकनीकी निर्धारणवाद है उसकी स्थिति
सही नहीं है। टेक्नोलॉजी डिटरमिनिज्म, दिस इज द कीवर्ड, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है इस पे। तो हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो फिक्सेट हो गए हैं टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को लेके, कि जैसे क्या कह रहे हैं कि भाई अगर फॉसिल फ्यूल से जो है काम नहीं चल रहा है तो ग्रीन फ्यूल बना लो। कैसा फ्यूल? जैव मास आधारित बायोफ्यूल बना लो। लेकिन बायोफ्यूल के लिए आपको क्या है, बहुत सारा जो है एग्रीकल्चर में उन सारे पौधों को कल्टीवेट करना पड़ेगा जिससे आप जैव ईंधन बना पाए। देखिए दुनिया अभी ही खाने की कमी से जूझ रही है। हमारे पास ऑलरेडी धरती कम हो रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर की भूमि कम हो रही है, तो हम वैसे ही उतना अन्न नहीं उपजा पा रहे हैं जिससे जो है पूरी दुनिया की भूख खत्म हो सके। लेकिन अगर क्रूड ऑयल को हटाना है, पूरा का पूरा बायोफ्यूल पर ट्रांसफर हो जाना है, तो हमें और ज्यादा खेती करनी पड़ेगी उन फसलों की जिससे हम जैव ईंधन बना सके। लेकिन क्या ये संभव है? क्या मानव जाति ऐसा कर पाएगी? तो ये जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन था कि इस फ्यूल से उस फ्यूल पे चले जाओ, इट्स नॉट दैट मच सस्टेनेबल, राइट? तो हमें जो ये तकनीकी निर्धारणवाद है, इस स्थिति से आगे भी कुछ सोचने की क्या है, जरूरत है। मेन फोकस इस एडिटोरियल का इस बात को लेकर है। अकेले प्रौद्योगिकी चुनौती से चैलेंज से निपटने के लिए तैयार नहीं है। सामाजिक सुधार हमें करने होंगे और शून्य उत्सर्जन की रणनीति की जो है बेसिकली आवश्यकता हमें यहाँ पर है। ठीक बात है। तो देखिए तकनीकी आशावाद, ये जो टेक्निकल ऑप्टिमिज्म है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ग्लासगो में जब COP 26 हुआ था, उसने भी तकनीकी आशावाद को ही बढ़ावा दिया है। इस तरह के मिरर्स लगा लो कि सूर्य की किरणें उन पर रिफ्लेक्ट बैक होकर ऊपर चली जाएं तो पृथ्वी ज्यादा गर्म नहीं होगी। इस तरह के क्लाउड्स बना दो कि जहाँ सूखा है तो वहां पे बारिश हो जाएगी, है ना। तो हम जो ये तकनीकी को लेकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म अपने पास रख रहे हैं, दैट इज राइट, दैट इज गुड, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस पे रहना ठीक नहीं है। ठीक है। तो जैसे एक स्टडी बताती है कि COP 26 में चर्चा किया गया जो भी प्रत्येक तकनीकी समाधान था वो बेसिकली 3 संसाधनों पर निर्भर करता है। अगर आप टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन कोई भी दे रहे हैं तो 3 चीजों पर निर्भर था। पहला तो इलेक्ट्रिसिटी, हमारी जो एनर्जी है वो क्या है, मोर ग्रीन होनी चाहिए, इसलिए हम जल विद्युत की, रिन्यूएबल या फिर क्या है आपकी जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे उत्पन्न बिजली की बात कर रहे हैं। दूसरी हम क्या बात करते हैं, कार्बन को कैप्चर करना है, कार्बन को स्टोर करना है। तीसरी हम बात कर रहे हैं बायोमास की। अब एडिटोरियल में इन तीनों ही रिसोर्सेस के बारे में एग्जाम्पल देके बताया गया है कि ये इतना भी सस्टेनेबल नहीं है। जैसे बायोमास का एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया, बायोमास के लिए आपको उस बायोमास को उपजाना भी तो पड़ेगा, और उपजाने के लिए क्या आपके पास इतनी जमीन है? आप तो अपने खाने के लिए चीजें नहीं पूरी कर पा रहे, राइट? तो ये वाली चीज तो यहाँ ओवर रूल हो जाती है। बाकी की बात करते हैं। देखिए वर्तमान में प्रति व्यक्ति जो हमें जरूरत है बिजली की वो अपनी 4K के लगभग है, राइट? लेकिन जो COP 26 की योजना है वो उसको कितना 32 यानी कि रेंज 16 से 48 के बीच का मानती है। ठीक बात है। तो 4 किलोवाट वाली जो आपकी ये बिजली है उससे आपको 32 के लगभग आना है। अगर रिन्यूएबल की बात करें तो देखिए कितना आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सेम देखिए अभी हमारे पास 6 किलोग्राम कार्बन कैप्चर स्टोरेज के लिए चीजें हैं, लेकिन जो COP 26 है उसकी जो योजनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग हमें से 3600 की रेंज में ले जाना पड़ेगा, 1400 से करीब 5700 की रेंज में ले जाना पड़ेगा। तो 4 से लेके आना है 32 पे, 6 किलोग्राम से लेके आना है 3600 पे। तो चीजें कैसे काम करेंगी? ये जो इतना सारा आपको बढ़ावा देने की जरूरत है ये कैसे होगा? क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज तो आपके पास सीमित ही हैं और सीमित रिसोर्सेज भी कम होती जा रही हैं। तो एडिटोरियल इन फैक्ट्स के साथ ये स्टैब्लिश करता है कि सिर्फ तकनीकी समाधान ही अकेला उपाय नहीं है। और मीन्स में इससे प्रश्न कुछ इस प्रकार का बनेगा कि टेक्नोलॉजी को लेकर जो सॉल्यूशंस हम निकाल रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए वो कितने इफेक्टिव हैं, वो कितने सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा, इस तरह का प्रश्न जो है बन सकता है। वन और जलवायु परिवर्तन, थोड़ा सा बात करते हैं। जब मैं वनों को लेकर इतना प्रोत्साहित कर रही हूं तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि वन और जलवायु परिवर्तन आपस में किस प्रकार का एक संबंध बनता है। तो टेक केंद्रित जो शमन वार्तालाप हो रहे हैं दरअसल वो वन अर्थव्यवस्था, संरक्षण और जंगलों जैसे विषयों को छोड़ देते हैं जो कि सबसे अच्छे कार्बन हटाने के उपाय हैं। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा बजट रखते हैं, बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन करते हैं, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए,
ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने से ज्यादा कार्बन कैप्चर वो करेंगे, बायोमास आपके पास आएगा, ठंडक वातावरण में आएगी, रेन साइकिल, वाटर साइकिल आपका सुधर जाएगा, मिट्टी के अंदर सैलिनिटी की समस्या खत्म होगी, मिट्टी की जो ऊपरी परत धीरे धीरे खराब होती जा रही है वो ठीक रहेगी, डेजर्टिफिकेशन आपका रुकेगा। आप इन सारी चीजों को जो है थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, इन पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे देखिए COP 26 में भी वनों की कटाई को समाप्त करने के लिए एक प्रतिबद्धता रखी गई थी, लेकिन उसको लेके कुछ डेफिनेट टर्म्स नहीं रखे गए थे, कुछ कॉन्क्रीट टाइप का नहीं हुआ था, ठीक है। वन देखिए एक साल में 7.6 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्ध अवशोषण करते हैं। तो देखिए कितना बड़ा डाटा है, राइट। एक नई स्टडी में तो ये पाया गया कि वनों के जो जैव भौतिक पहलू होते हैं वो अतिरिक्त 0.5% तक पृथ्वी को ठंडा रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो एडिटोरियल वो वाले फैक्ट्स एस्टैब्लिश कर रहा है जब वन हमें हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एक अन्य स्टडी में अनुमान लगाया गया कि 2015 और 2017 के बीच उष्णकटिबंधीय जो वृक्ष का नुकसान था उसकी वजह से सकल कार्बन उत्सर्जन 4.8 बिलियन टन के बराबर हुआ, और जो कि हर साल अगर 85 मिलियन कार अगर प्रदूषण करे तो उससे ज्यादा उत्सर्जन था। यानी कि समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे 15 से 17 के बीच में आपने जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे उनको जो खत्म किया है, किसी भी रीजन से उनकी जो कटाई हुई है उसकी वजह से, देखिए वन क्या है, कार्बन को कैप्चर करके स्टोर करके रख रहे हैं। जब आप उनकी कटाई कर दोगे तो वो कार्बन क्या है, पर्यावरण में फिर से रिलीज हो जाएगी और फर्दर कार्बन वो कैप्चर भी नहीं करेंगे क्योंकि आपने तो खत्म कर दिए। तो इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का नुकसान हुआ है वो इतना बड़ा था जितना एक साल में 85 मिलियन कारों करती, उससे भी ज्यादा था। तो इस हद तक जो है हमें चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। तो प्राकृतिक सिंक का संरक्षण करने की आवश्यकता है। ये नेचुरल सिंक है, आपको कुछ अलग से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने की जरूरत नहीं है कि पहले कार्बन को पकड़ेंगे और फिर कार्बन को स्टोर करेंगे। भगवान ने ऑलरेडी सिंक आपको दिए हैं। जैसे IPCC भूमि रिपोर्ट का अनुमान है कि भूमि एक बड़े कार्बन डाइऑक्साइड सिंक के रूप में कार्य करती है। इस बात के प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं कि प्राकृतिक सिंक का अगर आप संरक्षण करते हैं, अगर आप बायोडायवर्सिटी का प्रिजर्वेशन करते हैं, इकोसिस्टम को बहाल करते हैं, तो जो एक निष्कासन का बड़ा हिस्सा है उसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक बात है। जलवायु संकट से निपटने के लिए जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जो हमारे बेसिकली क्या है, एंडेमिक जो इकोसिस्टम्स है, जो स्थलीय हमारा प्राकृतिक सिस्टम है पूरा का पूरा, जो हमारे प्राकृतिक सिंक है, जो वैसे कृषि पद्धतियां हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, ठीक है, और स्वदेशी जो लोग हैं, स्थानीय जो प्रजातियां हैं, स्थानीय जो समुदाय है, उनके नेतृत्व में अगर हम काम करेंगे तो हम क्या है, चीजों को मोर संरक्षित कर पाएंगे। जैसे देखिए हम क्या करने लगते हैं ना कि लोकल लेवल पर जो चीजें अवेलेबल है उनको इग्नोर करने लगते हैं, फॉरेन से कोई भी चीज आई है उसको बड़ा प्रमोट करने लगते हैं। इसी तरह क्या होता है, अगर कोई देसी गेहूं की प्रजाति थी, नीम का पेड़ था, पपीता था, पीपल था, इनको हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया और हम फॉरेन से क्या है, ऑर्चर्ड्स ले आए, राइट, और अब हम उनको ज्यादा देख के खुश होते हैं। लेकिन नहीं, जहां का जैसा इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम को वैसे ही रहने दिया जाए, उसको और प्रिजर्व किया जाए। जो स्थानीय समुदाय हैं, जो ट्राइब्स वगैरह हैं, जिनको अपने इकोसिस्टम की ज्यादा कह सकते हैं जानकारी होती है, उन सब लोगों के कोऑपरेशन में मिलकर अगर आप इकोसिस्टम को ही प्रिजर्व कर लें, जो है उसको ही बेहतर कर लें, जहां खराब हो गया उसको सुधार लें, तो काफी हद तक आप चीजों को अचीव कर पाएंगे। ऐसा जो है एडिटोरियल आपको दिखाता है। ठीक बात है। अब थोड़ा सा चले जाते हैं भारत की तरफ कि इंडिया की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है। तो देखिए क्लाइमेट चेंज में दो तरह की आप चीजें कर सकते हैं। एक तो आप अडेप्टेशन कर सकते हैं, राइट, कि चीजों को लेके आप अडेप्ट हो जाएं। एक मिटिगेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अडेप्टेशन में क्या करेंगे कि जो आपकी अडेप्टिव कैपेबिलिटीज है उनको बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे लोकल स्केल क्रॉस सेक्टरल एफर्ट जो है आपको जरूरत है, ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है, नेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है। मिटिगेशन कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है, ग्रीन हाउस गैस सिंक को स्ट्रेंथ करना है, लॉन्ग टर्म फोकस देना है ताकि फ्यूचर इम्पैक्ट्स को अवॉइड किया जा सके, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, नेशनल लेवल पर जो है कोलैबोरेशन की जरूरत है। तो चीजों को मिटिगेट
करें? भाई पहले तो आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करें ना, ये ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि चीजें खराब हो गई तब उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाढ़ ना आए इसके लिए ज्यादा प्रयास करने चाहिए। बाढ़ आ जाए और तब उसके अनुसार आप खुद को ढाल रहे हैं, इससे बेटर यही है कि बाढ़ ना आए। अडेप्टेशन तो फिर आखिरी विकल्प होता ही है, राइट। तो देखिए, भारत में अडेप्टेशन की बात हो या मिटिगेशन की बात हो, दोनों ही लेवल पर काम कर रहे हैं। जैसे उत्सर्जन तीव्रता, ठीक है, इसको लेके हमने अपने टारगेट सेट किए हैं। हमने कहा था कि जो भारत है वो 2005 में जो सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई का उत्सर्जन था, ठीक है, उसकी उत्सर्जन तीव्रता में कम से कम 45% की कमी लाए, इस बात के लिए प्रयास कर रहा है। ये हमारा संशोधित लक्ष्य है। पहले क्या था, वर्तमान में 33 से 35% की कमी लाने की हमने बात की थी, अब हम उसको 45 कर रहे हैं। तो इंडिया मोर एम्बिशियस टारगेट रख रहा है, आगे बढ़कर काम कर रहा है। इसी तरह विद्युत उत्पादन की बात करें तो भारत अब ये वादा कर रहा है दुनिया से कि 2030 तक जो स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता है उसका कम से कम 50% गैर जीवाश्म सोर्सेस से हम लेंगे, यानी कि 50% हमारी जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल जो है सोर्सेस से हम लेकर आएंगे। अभी देखिए, ये 40% का हमने लक्ष्य रखा था, इसको 40 से हम 50 कर दे रहे हैं। तो फिर से एक एम्बिशियस टारगेट इंडिया की तरफ से रखा जा रहा है। इसके अलावा हम क्या कह रहे हैं, 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक हम ले आएंगे। उसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन का 1 बिलियन टन जो है हम कम करेंगे। 2070 तक हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हमने गठन किया है, इस पर जो है और ज्यादा काम करेंगे ताकि सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज जो है किया जा सके। सोलर एनर्जी के बारे में एक वीडियो हमने रिसेंटली अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो चलिए थोड़े से टारगेट्स को समराइज करके देख लेते हैं। एग्जिस्टेड क्या थे, न्यू क्या है, क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो एमिशन की इंटेंसिटी में हमने रिडक्शन किया। भाई हमने पहले कहा था 2005 के लेवल से 30-35% कम करेंगे, अब हमने क्या कहा 45% हम करेंगे, यानी कि 24% रिडक्शन हम अचीव जो है कर चुके हैं 2016 में, बाकी का अब हमें जो है करना है, ठीक है। नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में पहले 40% था, अब 50% कर दिया है, और 41.5% हम अचीव ऑलरेडी कर भी चुके हैं। कार्बन सिंक की बात करें तो हमने कहा था हम 2.5 से लेके 3 बिलियन टन का एडिशनल सिंक जो है फॉरेस्टेशन के द्वारा, ठीक है, वो सही करेंगे, और ये अभी भी क्या है, सेम है, राइट। अब एक बात देखिए, टेक्नोलॉजी वाले में तो आपने और एम्बिशियस टारगेट रखे, लेकिन जब बात आई कार्बन सिंक की, जो आपको वनों को लगाने से अचीव करना था, वो आपने पहला ही रखा है। तो देखा जाए आप कर तो बहुत अच्छा रहे, लेकिन अगेन एक चीज दिखाई दे रही है कि वनों को लेके जो एक आपको ज्यादा उत्साह दिखाना चाहिए था वो यहाँ पे मिसिंग है। तो फॉरेस्ट को लेके ना थोड़ा चीजों को काम करने की जरूरत है। अब कुछ पहलों की बात कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो देखिए, भारत में बढ़ती हुई जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, एग्रीकल्चर को लेके जो प्रॉब्लम हो रही है, रेन की जो अनप्रेडिक्शन हो गई है, मॉनसून जितना अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, तो भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति क्या है, ज्यादा संवेदनशील है, राइट। संसाधनों की सीमा के बावजूद हम क्या कर रहे हैं, अपनी दक्षता में वृद्धि कर रहे हैं, अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, और हम काफी सारे जो है उपाय कर रहे हैं, ठीक बात है। भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिन्होंने कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर को बढ़ाया है, यानी कि क्लीन एनर्जी सरचार्ज हम कोयले पर लगा रहे हैं, उसका हम यूज करेंगे क्लाइमेट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स को फंड करने के लिए। स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लगभग $3 बिलियन का एक स्वच्छ ऊर्जा कोष भी भारत ने बनाया है, ठीक है। तो ये जो क्लीन एनर्जी फंड है, इसका यूज जो है हम मोर क्लीन टेक्नोलॉजीज वगैरह को बढ़ावा देने के लिए करेंगे, ठीक है। कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए वनीकरण पर, फॉरेस्टेशन पर भी जो है भारत सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। भारत ने अपने भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग जो है वन आच्छादित करने का लक्ष्य रखा है। और इस बार जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वाली आई थी, वो ये कहती है, जो कि द्विवार्षिक एक रिपोर्ट है, कि भारत का कुल वन और वृक्ष आरक्षण जो है वो भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 24.62 है, राइट। और इसको हमें कहाँ लेके जाना है, इसको हमें
33% पे लेके जाना है। तो हम अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सही बात है। अन्य पहलों में क्या, हम सोच स्मार्ट शहर बना रहे हैं, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हमने चलाया हुआ है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता जैसी योजनाएं चला रहे हैं। छोटे मोटे लेवल पर हम और बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद, लिमिटेड फंड होने के बावजूद अगर डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में देखा जाए तो भारत ने काफी एम्बिशियस टारगेट रखे हैं और बेसिकली भारत अपने लेवल पर काफी अच्छा कर भी रहा है। लेकिन हमें वनों को लेकर और अच्छा करने की जरूरत है और इसके लिए ना सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पर बल्कि आपके और मेरे लेवल पर भी हमने क्या है, जागरूक होने की आवश्यकता है, सही बात है। इसके बाद परिवहन के क्षेत्र में सुधार हुए हैं, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन योजना हम लेके आए हैं, ठीक है। पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हम खत्म कर रहे हैं, स्क्रैपिंग एक पॉलिसी लेकर आए हैं, ठीक है। वैश्विक ईवी 30@30 अभियान का समर्थन देखिए भारत करता है, जो ये कहता है कि 2030 तक कम से कम 30% नए वाहनों की जो बिक्री होगी वो इलेक्ट्रिकल वाहन होंगे। फिर सरकारी योजनाओं की भूमिका की बात करें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई, जिसने पता नहीं कितने मिलियन लोगों को जो कोयला आधारित खाना पकाने की एक प्रक्रिया थी उससे बाहर निकाला और एलपीजी कनेक्शंस दिए। निम्न कार्बन संक्रमण में उद्योगों की भूमिका, ठीक है, इंडस्ट्रीज की तरफ से क्या हो रहा है, तो देखिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की पहल के माध्यम से क्लाइमेट चेंज की तरफ हम काफी ध्यान दे रहे हैं और निवेशकों की बढ़ती हुई जागरूकता की वजह से अब क्या है, धीरे धीरे फंड में मिल रहा है और क्योंकि भारत सरकार की तरफ से रेगुलेशंस को भी लिबरल किया जा रहा है तो इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन और भी बढ़ रहा है। फिर देखिए हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन आया, जिसमें हरित ऊर्जा संसाधनों से हाइड्रोजन का उत्पादन करना और हाइड्रोजन से चलने वाली कारों को जो है बढ़ावा देना। नितिन गडकरी जी ने पहली जो है हाइड्रोजन कार को एक चला के बेसिकली वो पार्लियामेंट में आए थे। इसके बाद एक ये योजना और है, इसको भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार, ठीक है। यानी कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपकी अचीवमेंट कैसी है और आपका ट्रेड कैसा है। पैट ये स्कीम है, इसमें जो ऊर्जा गहन उद्योग थे वो और ज्यादा ऊर्जा दक्षता वाले बने और इसको तेज किया जाए ताकि उनको फिर हम प्रोत्साहित करें उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। इसके लिए सिस्टम जो है गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जो जलवायु संकट है वो और बहुत सारे जटिल मुद्दों से क्या है, जुड़ा हुआ है। क्लाइमेट जो चेंज है वो सिर्फ बस क्लाइमेट चेंज नहीं है, वो हर एक लेवल पर इस पूरी पृथ्वी को, इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली हर प्रजाति को प्रभावित कर रहा है। तो इसके लिए बहुआयामी, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल, परस्पर जुड़े हुए जलवायु समाधानों पर हमें जोर देना चाहिए और हमें बेसिकली टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो नेचुरल तरीके हैं उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और समाज के एक दायित्व के रूप में आपको और मुझको भी मोर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जो हमारा लिविंग लाइफस्टाइल है, राइट। तो यहाँ पर देखिए चीजें हमारी क्लियर होती हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे समाप्त होती है आज की वीडियो। जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।